एक्सटेंशन और वो स्ट्रेचिंग यूनिट 1 करना है, ये यूनिट 1 में थोड़ी है। अब आपका यूनिट कुछ हो गया रेजिस्टेंट एक्सरसाइज है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू रेजिस्टेंस। क्या है, होता क्या रेजिस्टेंस है, बताइए किसी को पता है? सर रेजिस्टेंस यानी कि सर उसके अपोज करना किसी को। हाँ, कैसे कराएंगे? अगर हम आपकी रेजिस्टेंस से पूछा आपसे मेरी रेजिस्टेंस कैसे कराओगे? सर ऐसे नहीं था मेरे हाथ की रेजिस्टेंस कैसे करो जी प्रोजेक्ट कैसे करो? सही है ना, चूज करो। आएंगे ऐसे पर तो देखिए पता चलेगा क्या किधर है। तो वैसे ही था ठीक है भाई, अब जाएंगे अपना हाथ उठाइए, अपना हाथ उठाइए, ये रोकेंगे ठीक है। ये कहने का मतलब है कि तुम आइसोमेट्रिक में भी ऐसा आइसोमेट्रिक नो मूवमेंट या मूवमेंट होगा ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब कि रेजिस्टेंस ग्राफ हम काम कर रहे हैं या हाथ उठा दिया, यहाँ पे वेट मार दिया, आधा किलो का 1 किलो का 2 किलो का ग्राफ अपने हाथ उठाइए। तो रेजिस्टेंस मेरे हाथ में लग रहा है, सिर्फ वो मूवमेंट कर रहा है, तो बोलेंगे रेजिस्टेंस ठीक है। सही है। अब बात करें डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट एक्सरसाइज क्या होती है? रेजिस्टेंट एक्सरसाइज is any form of active exercise in which dynamic or static muscle contraction resisted by an outside force applied manually or mechanically. समझ इसका मतलब रेजिस्टेंट एक्सरसाइज क्या है? is any form of active exercise, ये एक्टिव एक्सरसाइज का फॉर्म है in which dynamic मतलब मूवमेंट ना, स्टैटिक या बिना मूवमेंट के मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा is resisted by an outside force। मतलब जो भी आप डायनामिक कर रहे हैं या स्टैटिक कर रहे हो उसमें क्या लग रहा है, रेजिस्टेंस लग रहा है किसी आउटसाइड फोर्स के द्वारा, चाहे वो मैनुअली लगा रहा कोई जैसे अभी शुरू हमने किया या मैकेनिकली मतलब कोई आपने कुछ वेट मार दिया, वेट मार दिया किसी मशीन मार दिया, तो उससे जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंट एक्सरसाइज है ना। सर इसमें डायनामिक और स्टैटिक दोनों आया तो आइसोमेट्रिक भी आइसोमेट्रिक आ जाएगा ठीक है ना। लेकिन आइसोमेट्रिक क्या मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे जो हम करा रहे थे ये मूवमेंट करना है तो ये डायनामिक हो गया। ये डायनामिक हो गया। और अगर हम इसको तो रोक के रख रहे हैं तो हिलने का ये आइसोमेट्रिक ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है? मसल स्ट्रेंथ इज द ग्रेटेस्ट मेजरेबल फोर्स दैट कैन बी एक्सर्टेड बाय अ मसल और मसल ग्रुप टू ओवरकम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग अ सिंगल मैग्नेटिक ठीक है। मसल स्ट्रेंथ क्या होता है? द ग्रेटेस्ट मेजरेबल फोर्स, ये जो भी आपकी मसल स्ट्रेंथ है वो एक तरह का फोर्स होता है, उसको मेजर कर सकते हैं ना। दैट कैन बी एक्सर्टेड बाय अ मसल, जो कहाँ से मिलता है? किसी मसल से मिलता है और ग्रुप ऑफ मसल से मिलता है टू ओवरकम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग अ सिंगल मैक्सिमम एफर्ट ठीक है। कोई भी मतलब मूवमेंट आप कर रहे हो उसमें जो भी एफर्ट मिल रहा है या जो भी ताकत लग रही है वो कहाँ से लग रही है? मसल से लग रही है ना, ग्रुप ऑफ मसल लग रही है, इसे बोलते हैं स्ट्रेंथ। पावर क्या होती है? मसल पावर इज डिफाइंड एज वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मसल पर यूनिट ऑफ टाइम ठीक है। मतलब मसल पावर क्या? मसल पावर डिफाइंड है वर्क प्रोड्यूस्ड बाय मसल, मतलब कोई भी मसल जो वर्क प्रोड्यूस कर रही है पर यूनिट ऑफ टाइम है ना। मतलब एक टाइम में कोई मसल कितना वर्क कर रही है उसे हम बोलते हैं पावर। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस या टाइम ठीक है। पावर इसके बराबर होगी फोर्स और टाइम, जो भी फोर्स लग रहा है कैसे टाइम में लग रहा है, ये इक्वल टू हो गया पावर ठीक है। फिर आता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म लो इंटेंसिटी रिपीटेटिव, मतलब ये क्या है? हमारी एबिलिटी होती है परफॉर्म करने की लो इंटेंसिटी रिपीटेटिव और सस्टेन्ड एक्टिविटीज ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है ना। मतलब कि हमारी एबिलिटी है परफॉर्म करने की लो इंटेंसिटी रिपीटेटिव, मतलब रिपीटेशन करें या सस्टेन्ड मतलब रोक के रखें इस एक्टिविटी को ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस। याद कर लीजिए क्योंकि आपका क्वेश्चन में आ सकता है एंड्योरेंस क्या होता है डिफाइन करिए या पावर क्या होता है डिफाइन करिए ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड
मसल वर्क, है ना। मसल वर्क कितने टाइप का होता है? पहला होता है आइसोमेट्रिक मसल वर्क। अगर तरह छूट गया तो बाद में पता अभी पहले समझ लो, बाद में आपको उसका वो सुन लेगा पढ़ लीजिएगा ना, पहले समझ लीजिए टाइप ऑफ मसल वर्क क्या होगा। आइसोमेट्रिक मसल वर्क, इन दिस टाइप ऑफ मसल वर्क देयर इज इंक्रीज इन टोन ऑफ द मसल विदाउट एनी चेंज इन द मसल लेंथ। समझिए ना आइसोमेट्रिक क्या होता है, मतलब आप क्या करना है, इन दिस टाइप ऑफ मसल वर्क देयर इज इंक्रीज इन टोन ऑफ द मसल, मतलब टोन बढ़ेगी, है ना, उसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा विदाउट एनी चेंज इन द मसल लेंथ, लेकिन मसल की लेंथ चेंज नहीं होगी। जैसे अभी किया यहाँ पे ताकत लगाई हमने, बिना रोका मेरा हाथ तो मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर छूओगे तो मेरा हाथ एक टाइट नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, है ना, डिस्टेंस बदल गई ना, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा। जब इन्होंने रोका हमने उठा लिया तो ये आइसोटोनिक हो गया, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ मसल वर्क देयर इज इंक्रीज इन टोन ऑफ द मसल विदाउट एनी चेंज इन द मसल लेंथ। फॉर एग्जांपल आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग फॉर नेक एक्सटेंशन, द ग्लास हैंड बिहाइंड द हेड, तो पता ही आपको ना कैसे करते हैं, इज पुश्ड बैक बाय द हेड, तो ये हाथ रखा तो क्या करना है, ऐसे करना ना, सर से ताकत लगानी है, पास उसको रोकना है, मूवमेंट नहीं होगा, और ये करने गलत होगा, मतलब सीधा बैठ के स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, ऐसे आगे लगाते हैं, मूवमेंट करोगे तो पेशेंट को तो गाइड करते हैं, जब भी आप करिए तो शीशे के सामने बैठ करिए, क्योंकि अगर शीशे के सामने बैठ करेंगे तो आपको कई बार उनको कुछ पता है नहीं, पेशेंट को नहीं पता होता, सोच रहा है कि कैसे करता है, ऐसे करता है, तो गलत होगा। उससे आप कहिए कि आप जब भी करिए शीशे के सामने बैठ करिए, तो आपका पोस्चर तो सही रहेगा और आप देख लो कि आप क्या सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, है ना। तो बाय द नो मूवमेंट ऑफ द हेड और नेक अकर्स बट द टोन ऑफ नेक एक्सटेंशन, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा। जैसे किसी को मैंने कल आया था चक्कर आ रहा था, तो उसमें क्या करेंगे आप, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मूवमेंट कराना चक्कर मारने ज़्यादा नर्व बनने की वजह से पता था, आपने एक्सरसाइज करा दी न समझ आता तब तक तो बढ़ सकता है, तो वहाँ पर आइसोमेट्रिक करेंगे, खाली कोई मूवमेंट नहीं होगा, खाली प्रेशर देना छोड़ना है, उससे क्या होगा, एक्सटेंशन मसल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है आइसोटोनिक मसल वर्क। आइसोटोनिक मसल वर्क क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मसल वर्क देयर इज चेंज इन लेंथ ऑफ द मसल व्हाइल इट मेंटेन्स एंड इवन टोन थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। दिस इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा है, मसल की लेंथ बढ़ रही है, घट रही है ना, लेंथ चेंज हो रही है। कॉन्सेंट्रिक क्या हो गया, दोनों भी चेंज हो रही है, उसका उल्टा उसमें टोन नहीं चेंज हो रही थी, चेंज हो रही थी, और उसमें लेंथ नहीं चेंज हो रही in थी। this type of muscle work there is change in length of the muscle while it maintains an even tone throughout the contraction period, मतलब कि टोन अगर चेंज नहीं भी होगी तब भी मूवमेंट होगा, मतलब उसकी लेंथ चेंज कहने का मतलब ये एक टोन चेंज होगी इसमें भी, क्योंकि मान लीजिए आप कोई ताकत लगा रहा है ना, टोन पहले आप जल्दी ताकत लगाओगे, पेशेंट को और जोर लगाइए, कि जैसे उसको ताकत उसकी बढ़ाएगा आप ताकत बढ़ाओगे तो वो तो बदलेगी ना, एक जैसे टोन तो नहीं रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें लेंथ भी चेंज होगी टोन के साथ साथ। Here the origin and insertion comes closer and the muscle length shorter. Concentric में क्या हो, C से नाम याद करिए, C for छोटा, मसल लेंथ जब कम हो रही है वो concentric मतलब C से, है ना। Here the origin and insertion comes closer, origin insertion मसल का वो आपस में करीब आता है, तो मसल्स की लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि ये आपने किया, देखिए इसमें क्या बाइसेप्स हो गई ना, मसल लेंथ का वो ये concentric हो गया, ये हो गया एक साइड से, तो एक फैल, ठीक है। फॉर एग्जांपल गेटिंग अप फ्रॉम ए चेयर, नी एंड हिप एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेंट्रिकली यूजिंग अबाउट एक्सटेंशन इन दीस टू साइड्स। इसेंट्रिक वन क्या होगा, हियर द ओरिजिन एंड द इंसर्शन गो अवे फ्रॉम ईच अदर एंड द मसल लेंथ इंक्रीज, ठीक है। तो जो ओरिजिनल इंसर्शन है वो क्या होगा, एक दूसरे से आप दूर जाएगा और मसल लेंथ जो है इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल सिटिंग ऑन चेयर फ्रॉम स्टैंडिंग, knee and hip extensions contract eccentrically to bring about flexion in these two joints, ठीक है। नोट करना किसी को बड़े अब आता है concentric contraction, the force generated by the muscle is greater than the resistance, ठीक है। concentric क्या होगा, the force generated by the muscle, muscle जो force generate कर रही है वो ज़्यादा होगी इससे रेजिस्टेंस है, समझिए कैसे होगी, इसलिए तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाया। हाँ
ये अब जैसे जो ताकत लगाई हमने मोड़ दिया, मुझे की ताकत कम लगी ना, कभी तो मोड़ पाए, अरे ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो मोड़ ही ना, तो जो भी फोर्स लग रही है वो कम लग रही है, मसल से फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। इन आइसोमेट्रिक कॉन्टेक्स्ट में आप फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। आइसोमेट्रिक क्या होगा, जैसे फोर्स लगाया और इनकी फोर्स हमारी फोर्स बराबर होगी, हम हिला नहीं पाएंगे, तो वो हो गया आइसोमेट्रिक, ठीक है। इन इनसेंट्रिक कॉन्टेक्स्ट में फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज लेसर देन द रेजिस्टेंस, है ना। अब इन्होंने फोर्स लगाया, ज़्यादा लगा दिया, हम लगा ही नहीं पा रहे, तो क्या होगा, हम इसेंट्रिक होगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ बहुत ऊपर है, समझिए। अब आता बढ़िया इंटरेस्टिंग है तो। अब आता प्रिंसिपल मतलब मोड़ ज़्यादा फोर्स लगा दो इंसेंट्रिक में कम फोर्स लगे, कंसेंट्रिक मतलब ज़्यादा फोर्स है, इंसेंट्रिक कम। कॉन्सेंट्रिक में फोर्स कम लगेगी, जो आप मैनुअल लगा रहा है उसकी फोर्स कम लगेगी, तभी तो उसको होगा। हम ऐसे क्या करें, फोर्स लगाया हमने मोड़ लिया, उसके बाद अब मेरी ताकत ज़्यादा है कम है, तभी तो उसको पूरा कॉन्सेंट्रिक हो गया। अब हम ताकत लगा रहे हैं लेकिन लगा ही नहीं पाए, ताकत ज़्यादा लगती है तो फैल गया, मतलब क्या हो गया, लेंथ बढ़ गई, वो इसेंट्रिक हो गया। और आइसोमेट्रिक क्या हो गया, तो रोक दिया, दोनों की इक्वल हो गई, आपकी ताकत की ताकत बराबर हो गई, तो लगा ही नहीं पाया ताकत, वो आइसोमेट्रिक हो गया, है ना। अभी क्या और इंटरेस्टिंग होगा, अभी आगे लेक्चर बढ़ेगा ना, अभी क्या आगे तो आप बेसिक पढ़ लो, जब अभी आपके में डिजीज के बारे में आएगा कि जैसे फिजियोथेरेपी अप्लाइड इन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, उसमें जब क्या फिजियोथेरेपी कराते हैं, कैसे कराते हैं, क्या मशीन चलाते हैं, कौन सी करते हैं, इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसमें आपको लग रहा है ट्रीटमेंट आपको उसमें करने में पढ़ने मजा आएगा। फोर्थ सेमेस्टर में फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, न्यूरोलॉजी फिजियोथेरेपी, कार्डियो, कि हर केस में कौन सी फिजियोथेरेपी करनी, क्या करनी है, पढ़ना है। तो इसी सेमेस्टर में है। इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और प्रिंसिपल्स क्या हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, है ना। इफ मसल परफॉर्मेंस इज टू इम्प्रूव, a load that exceeds the metabolic capacity of the muscle must be applied, that is muscle must be challenged to perform at a level greater than to which it is accustomed, ठीक है। Overload can be applied by increasing the intensity or volume. In strength training the intensity is increased, whereas in endurance training the volume is, that is frequency, repetition and time is increased, ठीक है। आगे बढ़ो। अब आता है स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड, है ना। इसको सेट बोलते हैं, ऐसे आईडी सेट, स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड। प्रिंसिपल ये क्या होता है, एडाप्टेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रेनिंग आर हाईली स्पेसिफिक, है ना, टू द नेचर ऑफ द स्टिमुलस और ओवरलोड इफेक्ट। एडाप्टेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रेनिंग आर हाईली स्पेसिफिक टू द नेचर ऑफ द स्टिमुलस और ओवरलोड इफेक्ट, ठीक है। स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड applies to all the system of the body, सभी जगह लागू होगा। The adaptations are specific to strength, power, endurance, functional activity, joint angle, sequence of muscle activation, energy system, and virtually all other variable present, ठीक है। Other principles of reversibility, the adaptation achieved through resistance exercise persists as long as the resistance exercise is performed regularly and go back gradually to the pre-exercise levels once the training is stopped. This means the effect of resistance training are reversible, ठीक है। adaptation achieved होता है through resistance exercise, persist as long as the resistance exercise is performed, मतलब कि जब तक लगातार रहती है। and go back gradually to the pre-exercise level once the training is stopped, और go back कब होती है, gradually pre-exercise level once the training is stopped, तो training stop हो जाती है। This means the effect of resistance training are reversible, मतलब कि इसका होता है कि जो आपका that means effect of resistance training is reversible, ये वो reversible reverse हो जाती है ना, जो भी इसकी resistance मतलब सीखे वो ट्रीटमेंट मिस नहीं करता, ट्रीटमेंट मिस नहीं करता, चलिए ट्रीटमेंट क्या है, मिस नहीं होता।
जब कोई पेशेंट आपका आ रहा है, ठीक है, अब आया तो एक हफ्ते का अगर आपने प्रोग्राम बनाया, प्रोटोकॉल बनाया, जिसको इसकी मसल में वीकनेस है, इसको मुझे एक हफ्ते में इम्प्रूव करना है। अब वो आ रहा है, एक दिन आया, 4 छुट्टी पड़ा दिन, तो क्या होगा? गैप हो गया ना। बट हर चीज़ का टाइम पीरियड होता है। अगर डेली बेसिस पे आप उसको बुलाते हो कि आप आज आ रहे हो, ऑल्टरनेट डेज क्या होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि ऑल्टरनेट डेज पे आएगा, तो उसके लिए इफेक्टिव है। हमारे को बहुत कमज़ोर पेशेंट है ओल्ड एज में, तो वो नहीं करा होगा, और कोई ऐसा पेशेंट है जिसका रोज करना सकता है, रोज बनाओ, अपने अकॉर्डिंग बनाओ, उसके साथ रेजिस्टेंस हो, लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा तो अपना नुकसान करेगा, ठीक है। अब आपने ट्रीटमेंट दिया और नहीं आया, उसमें आप गलती थोड़ी है। आपने तो प्रोटोकॉल बनाया कि आपको एक हफ्ते में हम एक दिन 24 कराएंगे, इससे आपका 14 दिन का प्रोग्राम है। अब 14 दिन को 24 दिन में कन्वर्ट कर रहा है, गलती उसकी है ना, आप अपना काम कर रहे हो। प्रोटोकॉल जैसे आपको डॉक्टर ने दवा दी थी, कहा कि सुबह शाम की दवा खानी है, दर्द हो रहा है, ठीक है, आपने नहीं खाई, एक टाइम खा ली, 2 टाइम नहीं खाई, फिर जाके डॉक्टर को पता कौन दवा देती है, मैं नहीं मिलता, गलती किसकी है? डॉक्टर ने दवा दिया, आपको सुबह शाम खाएगा, खाओ, अगर नहीं खाओ तो कैसा रहा है? वही चीज़ एक्सरसाइज है कि जो प्रोटोकॉल बना रहे हैं, हमें 15 दिन का या जो भी प्रोटोकॉल बनाओ अपने अकॉर्डिंग या पेशेंट अकॉर्डिंग। नहीं तो उसमें दवा में ऐसा होता है कि जितने टाइम के लिए बोला गया है, तो उसके बाद अगर हम नहीं खा रहे हैं तब भी जो हीरो के फायदा होता है वो रहेगा। तो इसमें एक्सरसाइजेज हैं रेजिस्टेंस वाली, वो अगर हमने जैसे ट्रेनिंग दी करनी, तो उसके बाद अगर वो दे तो फिर से लगानी क्या पड़ेगी, उसका फायदा रहेगा। नहीं, कुछ केसेस में लगानी पड़ेगी, उसमें फायदा रहेगा। अगर कंप्लीट रिकवरी आ गई है ना, उसके बाद में लेकिन थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जितना आप जिस लेवल पर करा उस लेवल नहीं कराओगे, थोड़ा कम कराओगे, लेकिन करवाना पड़ेगा। या उससे कहोगे सेल्फ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करो अपने आप, जब उसको वेट कम दे दिया, मान लिया आपकी फाइनेंशियली वीक है ना, उसने आपसे मजबूरी में महीना वगैरह नहीं सकता है, जो कर नहीं सकता है, 1 महीना करा दे, 2 महीना करा दे, उसके बाद उसका फाइनेंस नहीं अलाउ करता है, उसका पैसा नहीं है, मान लो लो इकोनॉमिक एरिया का है, वो कैसे कराएगा? कोई अब साल भर तो नहीं करा सकते। उसके तरीका क्या है? आपको गाइड करो, चलो ठीक है, आपका इतना हो गया कि आप घर पर कर सकते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी फीस मतलब आप घर पर ही वेट कप ले लो, और जो भी आप एडवाइस कर सकते हो, वेट कप लेने के बाद उसकी नहीं है कैपेसिटी, नहीं रह सकता, उसका पैसा नहीं है, तो आपको घर पर गाइड करो। आप एक काम करिए, आधा किलो का आपके कोई भी सामान आया हो, नमक आया हो, डिटर्जेंट आया हो, है ना, कोई भी चीज़ उसका पैकेट आप केजी कर ले और उसको लगा के मालूम चलो, इससे हम लोग ऐसे कराते हैं भाई, जो बियर कर सकता है उसका गाइड करो। अब आप किसी हाई क्लास में बताओगे चीज़ तो आपको मजाक बनाएगा, जब ये काम करेगा नमक के पैकेट एक्सरसाइज करेगा, करेगा ना। तो डिपेंड करता है आप कहाँ तक क्या बोलना है ना, ये नहीं हर पेशेंट एक जैसा हो गया, जैसा पेशेंट रहेगा। पेशेंट आ रहा है हाई क्लास तो उसका बताइए क्या, आइए यहाँ पे 6 महीने का ट्रीटमेंट है ना भाई, उसको फायदा होगा, हम फीस मिलेगी, दूसरा क्या फीस मिलेगी, उसका फायदा भी होगा। लेकिन वो बियर कर सकता है, इसलिए आपको बता दें, जो नहीं बियर कर सकता उसको भाई कोई पैसे वाला भी होता है, वो कंजूस है, मतलब नहीं चलना चाहता है, तो वो कहेगा कि हम नहीं कर पाएंगे, इतना हमसे नहीं फॉरवर्ड हो रहा है, उसका है, आपको पता इसकी इतनी है कैपेसिटी, कर देगा, लेकिन वो नहीं करना चाहता है, उसके लिए आपको ठीक है, आप कोई बात नहीं, आपको कर दिया, घर आप जाइए और सर्च करके एक वेट कप खरीद लीजिए, और ½ kg का जो भी उसकी जितनी उसकी नीड हो, आपको उसका चेक कर लो पावर, उसके अकॉर्डिंग दिलाओ, एडवाइस कर दो, आप लीजिए घर पे और मुझसे सीख लीजिए, करते रहिए। 20 में आइएगा 10 दिन बाद एक बार हमसे करा लीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा आपकी पावर कितनी बढ़ी घटी, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। सर वो सैड आपने बताया स्पेसिफिक अडाप्टेशन इम्पोज डिमांड, उसमें क्या मतलब वो उसे अडेप्ट करनी पड़ेगी ना ये सब चीज़ें। हाँ, वही स्पेसिफिक जो मतलब जो उसके नॉर्म्स हैं उसके। अडाप्टेशन मतलब कि कुछ अडाप्ट कर देना, फिर आता है इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी। Every individual responds to resistance exercise in a different way. The similar stimuli may bring about a lot of improvement in one patient and no. Every individual responds to a resistance exercise. मतलब जितने भी individual हैं वो रिस्पॉन्ड कहाँ करते हैं resistance exercise पे in a different way. मतलब जितने जितना बताया कि हर इंसान की अपनी अलग पावर है, ठीक है। शिवम को मैंने कराया, उनकी अपनी अलग पावर है, आपको बताया आपकी अलग, साधना की अलग पावर है, जिसकी जो पावर है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, है ना। ये नहीं कि पता लगा कोई एकदम पतला दुबला है, ताकत ही नहीं आ गई, कराया जाता है ना। तो एवरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इन ए डिफरेंट वे। जितने भी इंडिविजुअल होंगे सबकी अपनी अलग पावर होती है, अलग वे में वो रिस्पॉन्ड करेंगे। दस सिमिलर स्टिमुलाई में
bring about a lot of improvement in one patient, है ना? इससे क्या होगा? Similar stimuli they bring about a lot of improvement in one patient. मतलब से patient में एक पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन वही प्रोसेस अगर दूसरे पेशेंट में करेंगे तो उसको शायद ना। हाँ, ठीक है, बस अलग-अलग पेशेंट के हिसाब से आपको अलग काम करना पड़ेगा, ठीक है? अब मान लो मेरी पावर बहुत ज़्यादा है, आप हल्का ताकत लगा कर ऐसे क्या जहाँ थे वही है, भैया आज मेरी पावर थी, आपने भैया लगा दिया, वही पावर। अब पेशेंट है, हम लोग जैसे छोटे पेशेंट है, कई बार आते हैं, दर्द हुआ तो समझ इतने चीज़ को बनती है, तो उसको क्या करना है? कहीं हमारा कोई नुकसान नहीं, आप अगर कहोगे तो इसी देश में कराते हैं, महीना भर 6 महीने तक आपको कराते हैं, हमारा क्या जाता है? मैं आप पे कर रहे हो, आप पे कर रहे हो, समय आपका जा रहा है, हमारे पास हमारा काम है करना कर रहे हैं, लेकिन अगर अचीव करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका हाथ ग्लो बढ़ जाए, तो थोड़ा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसमें ही कोई से पेशेंट भर जाता है ना कि आए ना क्या है, दर्द हो गया, तो दर्द होने का मतलब गाइड करो कि दर्द आपका हो रहा है और पॉजिटिव साइन है, भाई कोई चीज़ जान तो लोग दर्द तो हो गई, नहीं दर्द मत करो, भाई वही करते हो, हमें क्या भाई अब तो कराते नहीं, भाई आप पेमेंट कर रहे हो, आप ट्रीटमेंट तो हमारा काम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप जैसा वो वैसा करेंगे, लेकिन हमें अगर आपको ठीक करना है, आप पेशेंट को गाइड करो तो सच्चाई क्या है कि आपको ये करना पड़ेगा, उससे दर्द थोड़ा होगा ताकि उसकी बढ़े, ठीक है? तो कहाँ तक ये हो गया ना? सर इनिशियल वैल्यूज नहीं, इनिशियल वैल्यूज भैया आगे होगा इनिशियल वैल्यूज, यही होगा इनिशियल वैल्यूज ना। इसमें क्या है, रेंज ऑफ मसल पर क्या होगा? फुल रेंज में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द रेंज, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो पूरी रेंज थ्रू आउट द रेंज वो होगा ना, स्टार्टिंग फ्रॉम फुली स्ट्रेच पोजीशन इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्रॉम फुली शॉर्टेड पोजीशन इन केस ऑफ डिसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, है ना? फुल रेंज कॉन्ट्रैक्शन आर नॉर्मली नीडेड ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रिवेंटिव इफ पॉसिबल। फुल रेंज कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, कब नीड होती है? ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब कोई इमरजेंसी केस होता है उन्हीं कैसी नीड होती है, फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंटिव इफ पॉसिबल, तो गिरने से आप बचाना अपने आप को, बचाने से सवाल होगा ना, फुल रेंज मूवमेंट आपका क्या, कभी पैर फैल गया, कभी हाथ फैल गया ना। यूजर्स क्या है, मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी, इंक्रीज सर्कुलेशन, ये क्या होता है? इसका यूज जॉइंट मोबिलिटी को मेंटेन करना, सर्कुलेशन को इंक्रीज करना, प्रिपरेशन फॉर सिचुएशन व्हेन पावर एंड मोबिलिटी इज नीडेड, है ना? आपको प्रिपेयर होना है सिचुएशंस के लिए व्हेन पावर एंड मोबिलिटी इज नीडेड, जहाँ पे पावर और मोबिलिटी की जरूरत होगी, उस प्रिपरेशन उस सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर होना है। और द रेंजेस ऑफ मसल वर्क, ठीक है? मसल वर्क की रेंज क्या होती है? इनर रेंज, द मसल आइदर शॉर्टेड कंसेंट्रेटेड फ्रॉम हाफ वे ऑफ इट्स रेंज और इज लेंथेंड बाय इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट टू हाफ, है ना? यूजर्स क्या होगा? गेन और मेंटेन जॉइंट मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मसल पुल, ट्रेन सम एक्सटेंशन दैट स्टेबलाइजेस जॉइंट, एग्जांपल नी, है ना? और वीएमओ स्ट्रेंथनिंग। सर वीएमओ क्या होता है? वीएमओ का होगा मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या है यार? वीएमओ ये मैं आपको देख रहा था, शॉर्ट फॉर्म इसका लिखा हुआ है क्या था? ये आपके हाथ में रहते हैं सब एक्सटेंशन दैट सेल राइट। नी की बात हुई, नी में आपकी होती है ना, हाँ सर ये क्वाड्रिसेप्स बहुत होती है, हाँ वास्टस मीडियालिस, हाँ। है ना? भाई ये पूरा सेंटर का सब है वास्टस मीडियालिस। एक्चुअली ये पीपीटी मैंने नहीं रखी है, तो शॉर्ट फॉर्म बना पीपीटी की बनाओ तो होता है, तो पीपीटी कहीं से मिली है तो उसमें शॉर्ट फॉर्म में दिक्कत आती है। रेंजेस ऑफ मसल वर्क, कैसे? कामयाबी ने भेजा है वो विजुअल इंटर्म्स वाले ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में, नहीं ये तो ब्लड ग्रुप का उसमें नहीं होगा, ये मेंटली भी हो सकता है। उसमें नहीं होगा, ठीक है? आउटर इनर रेंज की बात करो, आउटर कंसंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम
fully stretched position to halfway range and eccentric contraction from halfway range to the fully contracted position. Use क्या हुआ? Very useful for initiation of contraction. Stress reflex act better. है ना? यहाँ पर stress reflex जो है वो अच्छे से काम करेगा. Muscle contraction more forcefully. ठीक है? Muscle contraction जो होगा contract करेगी बहुत forcefully. Friend Sterling law. Friend Sterling law. ठीक है? अब आता मिडिल रेंज. इनर हो गया, आउटर हो गया, मिडिल. ठीक है? मिडिल रेंज में इन दिस रेंज ऑफ मसल पर द मसल neither reach the full contracted range nor are fully stretched. मतलब पूरी तरह से फैलेगी ना से बढ़ेगी, है ना? But moves only in the range in between. अपनी एक रेंज के भीतर वो मूवमेंट करेगी. This range is most functional and generally most efficient angle of pull near 90 degree. Maintenance of muscle tone and normal tone. यानी मतलब है कि जैसे आप एक होता फुल रेंज एक्सरसाइज कर रहे हो ना, ठीक है? एक हो गया मिडिल रेंज. मिडिल रेंज क्या है कि नॉर्मल एक्सरसाइज करो. जब पेशेंट आया पहले आपने फ्लोर शोल्डर के उसको कराया है, तो स्ट्रेच कराया है बच्चे को. बाद में जब वो पूरी तरह आपने करा दी, प्रोटोकॉल दे दिया, उसके बाद क्या किया, उसको हल्का बीच बीच में ये वाला मूवमेंट कराया. नॉर्मल नहीं है ना, बहुत उसको ना स्ट्रेच किया ना बहुत कम किया. उससे क्या हुआ? मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन और नॉर्मल पावर. नॉर्मल पावर्स की और मसल टोन को मेंटेन करेंगे, ये करना है. ठीक है? ग्रुप एक्शंस ऑफ मसल. प्राइम मूवर्स, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, फिक्सेटर. क्या होते हैं एगोनिस्ट? एडमिनिस्टर होते हैं जो सेम तरीके के होते हैं, नहीं मतलब जो अपोज नहीं और एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट जो अपोज करते हैं. सही कहा ये. एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो अपोज करते हैं. एगोनिस्ट कोई लोग बोले सही बोले शिवा सही नहीं होता. सर वो मसल्स है जो अपोज करती होंगी, जो एडमिनिस्टर मसल और एगोनिस्ट मतलब जो अपोज करे मसल, मतलब एगोनिस्ट जो मतलब उसी वर्क में मसल एक्शन को बढ़ाए. सही बता के नहीं बता दिया, पहले से बताया तो कंफ्यूज हो जाता है. कॉन्फिडेंस रख कर बोला कि हम बोलना सही बोल रहे हैं. ठीक है? एगोनिस्ट मतलब जो मसल वर्क करती है और एंटागोनिस्ट क्या अपोज कर रही है, जो असिस्ट कर रही है. सिनर्जिस्ट क्या होती है? जो मूवमेंट कराती है साथ में, है ना? फिक्सेटर जो फिक्स करती है. अगर इसका मूवमेंट कर रहा है, बाकी जॉइंट तो फिक्स है, तो वो फिक्सेटर मतलब है ना. ठीक है? तो उसको आप ब्रेक कर दो.